कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थर्मोडायनेमिक्स का एक और सेशन लेके हाजिर हूं मैं। तैयार हो आप, कॉपी पेन निकालो, शुरुआत किया जाए आज के लेक्चर का। स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही होगी और इस इमेज को पहले देखो थोड़ा। देखा, इस इमेज को ही मैंने आज का बैनर इमेज बनाया हुआ है, यहां मेन स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। तो कोई तो बात होगी ना कि मैंने ऐसा किया है। ध्यान से देखो, क्या ये इमेज तुमने कभी देखा है? क्या ये इमेज सभी तुमने देखा है? नहीं देखा होगा तो आज मैं बात करता हूं इस इमेज की। क्या कभी तुमने ये सोचा है कि यार हम कोई एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं, हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसको कभी फ्यूल की जरूरत ही ना हो। यानी हम एक ऐसा डिवाइस बना दे जिसको एक बार इनिशिएट कर दिया जाए तो वो हमेशा काम करता रहे। समझ गया? जिसको एक बार इनिशिएट कर दिया जाए तो वो हमेशा काम करता रहे। ठीक है, ऐसे ही डिवाइसेस को बोलते हैं परपीचुअल मोशन मशीन। क्या बोलते हैं दोस्त? परपीचुअल मोशन मशीन। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो भाई, ये एक व्हील है, ठीक है, और यहां व्हील में ऐसे डिफरेंट ग्रूव्स है। देखो, ग्रूव्स है और हर एक ग्रूव्स में आप देखोगे एक एक बॉल फंसी हुई। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, अगर इस व्हील को एक बार हम बस मोशन में सेट कर दें, एक बार इसको अगर हम मोशन में ला दें तो होगा क्या, हर एक व्हील जो है वो मूवेबल है और ये इस तरीके से मूव करेगी कि ये जो व्हील है ये कभी रुकेगा ही नहीं और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक कि कोई बाहर से फोर्स आके इसको रोके नहीं। आ रहा है बात समझ में? यानी परपीचुअल मोशन मशीन एक ऐसा मशीन होता है जिसको एक बार इनिशिएट कर दिया जाए तो वो हमेशा ही चलता रहेगा, वो कभी भी, वो बिना किसी फ्यूल के वो जो है कंटिन्यूअस मोशन में रहने वाला है। समझ गया परपीचुअल मोशन मशीन क्या होता है? तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो मैं सोचा उससे पहले कि एग्जाम्पल बता दूं आप लोग को, ताकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने में आप लोग को आसानी हो। तो आइए बच्चों, कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डालिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको प्यार से मैं बोलता हूं फ्लॉट। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालिए जल्दी से दोस्त। देखो, अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसको कई तरीके से बताया गया, इसको जो है कई तरीके से बताया गया। ठीक है, किसने बताया था बाबू? फ्लॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो दिया था, ये दिया था आपका मेयर ने एंड हेल्महोल्ट्ज, HOLTZ। ठीक है, मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज ने आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कई तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ गए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैंने सम कर दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है बाबू, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फ्लॉट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यानी एनर्जी को हम ना बना सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, यानी इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर तो किया जा सकता है, लेकिन ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको कहने का सेंस क्या है? लेट्स से बच्चा, मैं ये कहता हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस से लेट्स से इतना ऊपर टंगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करो, जिस चीज से टंगा हुआ चीज को काट दो। तो इस समय जब ये हाइट पे ये ऑब्जेक्ट है, इस समय इसके पास बेटे पोटेंशियल एनर्जी है ना? अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में चेंज होने लगेगी ना। यानी ड्यूरिंग बीच में जब मैक्सिमम हाइट पे था, जहां ये अटका हुआ था, टंगा हुआ था, लटका हुआ था, वहां से जैसे इसका कनेक्शन कट करते हैं
उसके बाद ये मोशन में स्टार्ट होता है। जब मोशन स्टार्ट होता है तो दिस पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसमें कन्वर्ट होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद ये आते 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 इस सरफेस को स्ट्राइक करता है, और जब इस सरफेस को स्ट्राइक करता है तो होता है धमाका। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज अगर फॉल करती है जमीन पे तो हो सकता है जो ये एनर्जी हो, ये जो एनर्जी हो ये आपका कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो भैया? यहां धड़ाम से आवाज आई तो हो सकता है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हो। यहाँ पे जो है हो सकता है कि चिंगारी निकल गई हो सकता है आग निकल गया हो, तो हो सकता है ये हीट एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो गया हो। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि सरफेस पूरा हिल गया हो, सरफेस जिस सरफेस पे ये गिरा हो सरफेस पूरा हिल गया हो, यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हो। एवं अन्य कई सारे एनर्जी जो आप जोड़ ही नहीं सकते, उन सारे एनर्जी में कन्वर्जन हो गया है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल ये मतलब है कि बेटा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक फॉर्म में आएगा और दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। समझ गए? वो एक फॉर्म में आएगा और दूसरे फॉर्म में चला जाएगा। यानी टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी एक सिस्टम को अगर हम आइसोलेट कर दे, आइसोलेट मतलब सारी दुनिया से उसे अलग कर दे, समझ गए? समझ गए? उसको अलग कर दे तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो एनर्जी होती है बच्चा वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो एनर्जी क्या होती है बाबू? कांस्टेंट होती है। मेरी बात समझ में आई? जो स्क्रीन पर लिखा है जल्दी नोट करो। ठीक है, समझ गए? देखो बाबू, तो यहां से तुम क्या क्या समझ सकते हो? पहला ये चीज कि बेटा जो एनर्जी है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही उसे हम बनाते हैं, क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग अगले दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल सकते हैं। और क्या बोलते हैं? और ये बोलते हैं कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड अगर तुम्हारा सिस्टम है तो उसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। एनर्जी क्या होती है बाबू? एनर्जी तुम्हारी कांस्टेंट होती है। और यहां पर बात होती है परपीचुअल मोशन मशीन का, जिसका हमने शुरू में डायग्राम देखा या फिगर देखा, दैट इज द परपीचुअल मोशन मशीन। यानी कि परपीचुअल मोशन मशीन वो मशीन है जो बिना फ्यूल एनर्जी के खुद ब खुद काम करे। क्या बात है बाबू? परपीचुअल मोशन मशीन, ऐसी मशीन जिसको एक बार इनिशिएट कर दिया जाए तो वह खुद से ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा बिना किसी फ्यूल के। क्लियर हो गई बात? ये सारे पॉइंट्स क्या क्लियर है? छापो छापो। छाप लिया? आ जाओ। अब हम बात करते हैं इसी एनर्जी की। तो बाबू अगर मान लो एक, अगर हम बात करते हैं, ये तेरा सिस्टम यहां पर है, ये तेरा सिस्टम मान लो मैं यहां पर, ये तुम्हारा जो सिस्टम है ये बाबू लेट्स से स्टेट 1 में है। ये क्या है? स्टेट 1 में है। और ये स्टेट 1 से चला जा रहा है स्टेट 2 में। स्टेट 1 में जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी बेटे वो U1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और स्टेट 2 में इसकी जो एनर्जी होगी वो U2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लो एक सिस्टम है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है, तो भैया उसका एनर्जी, उसकी जो एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी हो यहां U1 होगी, और यहां पर क्या हो जाएगी? U2 हो जाएगी ना। आओ देखते हैं। अगर मान लो भैया ये जब कन्वर्जन हो रहा है उस समय जो एनर्जी है U2, यानी
अगर यहां से हम यहां कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम U2 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि U2 बराबर होगा बाबू आपका U1 जो पहले एनर्जी है प्लस अगर जो हमारा ये पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या जो भी हमारा एंटिटी अंडर कंसीडरेशन है उसमें अगर जो है हमने क्यू हीट सप्लाई किया तो क्या होगा, जब ये क्यू हीट मिलेगा इसे तो जो न्यू इसकी एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी उसमें मतलब वो ऑब्टेन करने के लिए जो पुरानी इंटरनल एनर्जी उसमें क्यू को हम जोड़ेंगे ना। अब अगर उसी सिस्टम पे हमने वर्क भी कराया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे हमने वर्क कराया तो वो भी चीज तो एडअप होगी ना उसके फाइनल स्टेट की एनर्जी में होगी ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि U2 बराबर U1 प्लस क्यू प्लस 10। क्लियर है? U1 को इधर अगर लाते हैं तो U2 माइनस U1 बराबर Q प्लस W। यहां से हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर Q प्लस W। और ये जो आपको मैथमेटिकल इक्वेशन यहां पर दिख रहा है यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन। दिख रहा है यहां पर? क्या मेरी बात क्लियर हुई? नोट कर लीजिए इसको। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम जिस W की बात किए हैं ये पूरा जो हमने सिनेरियो निकाला है ये वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात हो रही है। लेकिन अगर यहीं पर ये पहला केस हो गया, यही अगर हम दूसरे केस की बात कर ले वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा अगर काम हो रहा है मित्र तो यही जो वर्क है ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अब सिस्टम खुद काम कर रहा है। इस केस में डेल्टा U जो होगा बेटे वो Q माइनस W के बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? Q माइनस W के। क्या इसमें कोई भी दिक्कत है? मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, तो इसको आप जो है जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखिए अगर हम बात करें एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम तो उसका आप क्या लिख सकते हैं? द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या बोला? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझ गए? तो थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? आ गई ना? चलिए, अच्छी बात है। तो अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया तो मैं वापस से एक लाइन में इसको सम अप करता हूं। फर्स्ट लॉ कुछ नहीं बताता बेटा, सिर्फ ये बताता है एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। समझ गया? और दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशन ये समझ लेना कि जब भी तुमको इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू तो तुम निकाल नहीं सकते हो, तो चेंज निकालोगे तो चेंज किसके बराबर था? Q प्लस W के। अब आगे तुम देख लेना वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है। सिस्टम जब भी काम करेगा, अबे जब तुम काम करोगे तो तुम्हारे अंदर से ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में जाओगे। और जब कोई और काम कर रहा है तो फिर क्या होगा? एनर्जी तो प्लस में रहने वाली है। तुम्हारा तो काम नहीं हो रहा है, मतलब तुम तो काम नहीं कर रहे हो, पर यहां तुम काम कर रहे हो। जब तुम काम करोगे तो तुम्हारी एनर्जी लगेगी, तो यहां पर नेगेटिव होगा, सिस्टम की एनर्जी कम होगी क्योंकि तुम काम कर रहे हो, उस एनर्जी को काम में खर्च कर रहे हो। क्लियर हो गया? 100%? गुड। चल सवाल आओ, सवाल करें। देखो सवाल लेके आ तुम्हारे लिए, ये दो सवाल मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। मुझे लगता है बिल्कुल भी समय लगना चाहिए। वीडियो पॉज करो तो सॉल्व करो जल्दी से। आ जाओ आ जाओ। तीसरा देखो, ये सवाल देखो, विच अमंग द फॉलोइंग लॉ इज द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या ये बताना पड़ेगा? क्या ये समझाना पड़ेगा?
कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे यार पागल बगल समझा है, ये मास वास का कंजर्वेशन क्या कर रहा है। दूसरे में देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे ही मुझे दिखा एनर्जी, यहां क्या पूछ रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी बताया आसान शब्दों में क्या होता है बेटे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है जो हम सोचे भी। अगला देखो, अगला क्या कहता है कि फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इफ 415 कैलोरी ऑफ हीट, इतना हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड द सिस्टम डज 35 कैलोरी ऑफ वर्क। देखो बाबू क्या लिखा है, एंड द सिस्टम डज, यानी सिस्टम खुद काम कर रहा है, खुद खर्चा कर रहा है एनर्जी का। तो एक बात तो तय है कि एनर्जी हमारी कमाने वाली है, जो कि सब में कमाई है। जीरो तो किसी सूरत हाल में नहीं होने वाला है, पता नहीं क्यों जीरो लिख के दिया हुआ है। आओ खैर इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या बाबू, क्यू कितना दिया, 415 दिया है। डेल्टा यू बराबर 415 है, और देखो दिखा ये भी कैलोरी है, ये भी कैलोरी है, तो यूनिट का कोई लफड़ा या टेंशन ना लो। प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है मतलब माइनस कितना है 35। यूनिट क्या होगी दोस्तों, यूनिट होगी कैलोरी। तो देखिए भैया 415 में से 35 माइनस करोगे यानी 380 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 380 कैलोरी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 380 कैलोरी। क्लियर है। एक और सवाल आप लोग से पूछता हूं मैं, एक बोनस सवाल आप लोग से पूछता हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि कैन वी कंस्ट्रक्ट a perpetual motion machine। बाबू क्या ये बात समझ में आ रही है? कैन वी कंस्ट्रक्ट अ परपीचुअल मोशन मशीन, यानी क्या हम परपीचुअल मोशन मशीन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बता, सोच, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सोचा? तो आंसर होगा बेटे इसका कि हम कभी भी परपीचुअल मोशन मशीन को नहीं बना पाएंगे बच्चे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि बिना फ्यूल एनर्जी दिए कोई भी सिस्टम अपने आप काम नहीं कर सकता, उसको फ्यूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। समझ गए? उसको फ्यूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनल एनर्जी को आप 100% वर्क में कन्वर्ट कर दो बिना हीट में कुछ एनर्जी डेसिपेट किए। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब जो है क्या करो, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो भाई बात करते हैं वापस से हमारे इक्वेशन का। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बोल रहा था बाबू? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू आपका जीरो होगा तो उस केस में बाबू डेल्टा यू आपका इंटरनल एनर्जी जीरो है, इसका मतलब क्यू बराबर है माइनस डब्ल्यू के। इसका क्या सेंस होता है बच्चा? इसका सेंस ये होता है कि क्यू बराबर है माइनस डब्ल्यू के, यानी कन्वर्जन किसका किस में हो रहा है, जितना हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है, या फिर ये क्या, जितना हीट है उतना वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर आपका डेल्टा यू चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो है तो क्यू बराबर होगा माइनस डब्ल्यू के। अगला केस क्या, अगर वर्क डन जीरो है, अगर वर्क डन जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका बराबर हो जाएगा बच्चे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगा आपका क्यू के। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के। यानी जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है वो सारा किसमें इन्वॉल्व हो रहा है? हीट ऑफ द सिस्टम को बढ़ाने में या घटाने में, डिपेंडिंग ये कहां कैसे जा रहा है। तीसरा केस क्या है? क्यू बराबर जीरो। अगर हीट नहीं जो है हमारा डेसिपेट हो रहा है तो भैया डेल्टा यू किसमें चेंज हो रहा है? कंप्लीटली चेंज हो रहा है वर्क डन में। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यही बात किसकी हो रही है? यही बात हो रही है परपीचुअल मोशन मशीन की। यही बात किसकी हो रही है मित्र? परपीचुअल मोशन मशीन की, जो कि आप जानते हो कि बनाना मुश्किल है बेटे, बनाना क्या है? मुश्किल है। तो ये तीन केसेस की बात है जो हम फर्स्ट लॉ के इक्वेशन पे देखने वाले थे, और हमने इसको देख लिया है, नोट कर लो इसको।
क्लियर हो गया? अब देखो भाई, वापस से अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो इसको आप कैसे हो, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क डन तुम लोग को पता है बाबू, वर्क डन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। वर्क डन होता है ना माइनस पी डेल्टा वी। यहां देखो बाबू, अगर डेल्टा यू को हम रखें क्यू माइनस पी डेल्टा वी, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर इफ v बराबर कांस्टेंट, अगर हमने वॉल्यूम कर दिया कांस्टेंट, यानी एक सिस्टम का वॉल्यूम नहीं बदलेगा, वॉल्यूम कर दिया हमने कांस्टेंट, तो इस इक्वेशन में अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है बाबू, तो डेल्टा वी क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर यहां पर डेल्टा वी को हम जीरो रखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी डेल्टा यू जो है ये आपका क्यू के बराबर हो जाएगा। और कब हो रहा है ये? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चीज को आप याद रखेंगे कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो बराबर होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। समझ गए? इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो अगला टॉपिक है बाबू हम लोग का, वो है इंथैल्पी। वो क्या है मित्र? इंथैल्पी। अब ये इंथैल्पी है क्या? इंथैल्पी है क्या, आओ देखते हैं। इंथैल्पी को बेटे डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एच से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच से। और अगर मैथमेटिकली मैं तुम्हें बताऊं कि ये इंथैल्पी होती क्या है, तो इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क डन। ठीक है, तो इंथैल्पी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क डन। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इस चीज को, तो एक तरीके से जो इंथैल्पी है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं बता रहा है क्या? जो इंथैल्पी है वो क्या बता रहा है आपको? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आइए इसको हम जो है, अब जो इसको वर्ड्स में अगर देखें, तो इंथैल्पी इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम एंड its essentiality the heat content of the system at constant pressure। ठीक है, heat content of the system at constant pressure। ठीक है दोस्त, constant pressure पे जो heat content है एक सिस्टम का, वही हमारी इंथैल्पी है। ठीक है, इसको जरा नोट कीजिए। तो ठीक, अब ये तो मैंने आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से समझाया है, ये बात समझ में आया। अभी इसकी और बात करते हैं, लेकिन यहां पर जो डेफिनेशन में दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है? सिस्टम एट इट्स इसेंशियलिटी द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बाबू? डेल्टा यू बराबर पी, सॉरी, डेल्टा यू बराबर क्या कहता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हो जाएगा। और डब्ल्यू को अगर मैं हटा दूं तो इसको हम लिख सकते हैं, नहीं एक मिनट रुकिए, हम इसको नहीं देखते हैं, इस चीज को छोड़ते हैं, यहाँ पे सिंपल इससे बात करते हैं। तो हीट कंटेंट के अंदर मैं बात कर लूं तो भैया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। पी क्यों ऐसा रखा है? क्योंकि यहां पर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, ये नहीं वैरी कर रहा है। समझ गया? तो यानी कि P1 अगर मान लीजिए इनिशियल ये हो, ये आपका P2 आपका फाइनल ये हो, तो यही आपका बराबर होगा P एक्सटर्नल के। ये क्या होगा आपका? P एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो उस P एक्सटर्नल को मैं यहां पर सिंपली P के फॉर्म से दिखा रहा हूं। ठीक, अब ध्यान से देखो, यही जो हमारा इक्वेशन है यही यूज होता है इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए। यानी इंथैल्पी सिंपल से समझ सकते हो कि क्या है? प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, उस समय पे हीट कंटेंट है। हीट कंटेंट कैसे है? डेल्टा एच को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं क्यूपी। डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्यूपी। और डेल्टा यू अभी मैंने बताया, डेल्टा यू को हम लोग लिख सकते हैं क्यूवी प्लस पी डेल्टा वी। तो ध्यान से देखो, ये क्या है? क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस पी डेल्टा वी। यानी जो हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो समय
हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पी डेल्टा वी का। क्लियर हो गया। अगर स्पेशीज हमारा गैसियस हो गया, फॉर गैसियस स्पेशीज, अगर स्पेशीज हमारा क्या होगा, गैसियस होगा, अगर हमारा स्पेशीज क्या होगा, गैसियस होगा, तो उस केस में बाबू हम लोग लिख सकते हैं पीवी बराबर एनआरटी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहां वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहां एन भी चेंज हो रहा होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी डेल्टा वी बराबर डेल्टा एन आर, और ये हो जाएगा आपका चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। यहां से अगर हम पी डेल्टा वी देखें तो माइनस डेल्टा एन आर, नहीं ये टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, यहाँ पर जो है हमारा टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, टेम्परेचर हमारा नहीं चेंज होता, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होगी तो बातें जो है वो बदल जाने वाली है। तो इस चीज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, तो पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1 व्हाट वी आर गेटिंग कि डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी के। मैंने यहां जी क्यों लगा दिया है, जी यहां पर गैसियस स्पेशीज को बता रहा है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है फॉर गैसियस स्पेशीज, तो जी क्या बता रहा है, जी बता रहा है आपका गैसियस स्पेशीज। और ध्यान रखना इस मोल को हमने चेंज क्यों लिया हुआ है, इस बात को अगर मैं और तुमको डिटेल में समझाऊं, और अगर डिटेल में समझाऊं इस चीज को, तो देखो बाबू प्रेशर कांस्टेंट है इनिशियल, मान लो इनिशियल स्टेट की बात करें, इनिशियल अगर हम स्टेट की बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट है PV1 बराबर N1 RT, और वहीं अगर फाइनल स्टेट की अगर हम लोग बात कर ले, ये दूसरा तरीका है, इसको भी देख ले बाबू, तो भैया PV2 बराबर N2 RT हो जाएगा। और फाइनल में से अगर हम इनिशियल माइनस कर दे, फाइनल में से अगर हम इनिशियल माइनस कर दे तो PV2 माइनस PV1 बराबर N2 RT माइनस N1 RT। यहां से बाबू प्रेशर कॉमन हो गया, V2 माइनस V1 हमारा हो गया डेल्टा V। यहां देखो RT बाहर कॉमन ले लो, N2 माइनस N1 हो गया डेल्टा NG, और ये बचा RT। तो तुम इस इक्वेशन को ऐसे भी निकाल सकते थे और वैसे भी निकाल सकते थे। क्या इस बात पे कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाबू क्या करो, तुम पहले इसको नोट करो फिर आगे की बात करते हैं। इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया, अब क्या करो, इसको नोट कर लो। नोट के लिए ना, एक मैं तुम लोग को छोटा सा ट्रिक बताता हूं जो तुम लोग को याद रखना। देखो डेल्टा यू को क्यूवी के बराबर लिखते हैं और डेल्टा एच को क्यूपी के बराबर लिखते हैं। इसको कैसे याद रखोगे, तो ध्यान से देखो, यूवी अल्ट्रा वायलेट, क्या बाबू, अल्ट्रा वायलेट है। इसको हमेशा याद रखना कि अगर तुमको यू के साथ अगर डेल्टा यू दिया है तो उसको तुम चेंज कर सकते हो क्यूवी से। इसको कैसे याद करोगे, अल्ट्रा वायलेट। कैसे याद करोगे, अल्ट्रा वायलेट। तो ये अगर अल्ट्रा वायलेट हो गया तो ये तो तुम याद कर सकते हो भैया, तो वॉल्यूम बदलोगे या तो प्रेशर बदलोगे। दो ही केस है, पहले केस में ये आ गया, दूसरे केस में ये आ गया। तो ये हो गया बाबू हमारा पी डेल्टा वी बराबर डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, वर्क डन को हम इससे चेंज कर दिए, इसको फिर यहां पर हमने पुट किया तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लिया है आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। इसकी बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। तो हीट जो कैपेसिटी है बाबू, इसको हम डिनोट कर रहे हैं सी से। किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से। तो कोई भी एक सबस्टेंस है, कोई भी एक सबस्टेंस है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला, वापस से बोलता हूं, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 डिग्री से किसी भी सबस्टेंस का तापमान बढ़ा दोगे तो जितना हीट लगेगा वही होता है आपका स्पेसिफिक हीट। वो क्या होता है आपका स्पेसिफिक हीट। देखिए लिखा हुआ है, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। भैया जब चेंज है तो 1 डिग्री और 1 केल्विन बराबर ही होने वाला है, ठीक है।
It essentially measures how much energy a substance can absorb before its temperature significantly changes. यानी यूजुअली हम हीट कैपेसिटी की बात ये कर रहे हैं कि भैया 1 डिग्री का तापमान बढ़ने में वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वही है हीट कैपेसिटी। यानी 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में कितना हीट वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, दैट इज द हीट कैपेसिटी। समझ गया? तो अगर मैं उसको मैथमेटिकली लिखूं, अगर मैं उसे मैथमेटिकली लिखूं तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो हमारा C है, हीट कैपेसिटी है, ये चेंज किसका है, dq अपॉन dt। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन या जूल पर कैलोरी। इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? देखो, ये बात तो आप लोग को क्लियर हो गई है। आगे बात करते इसको, और थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मित्र। अगर क्या हो, हीट कैपेसिटी अगर अगर हम निकाले कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दे और तब हम हीट कैपेसिटी निकाले, तो इसको हम लिख सकते हैं Cp, लिख सकते हैं। और ये बराबर हो जाएगा बाबू dq अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो dq किस में बदलता है, अभी ऊपर बताया, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो dq बदलता है डेल्टा H में। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Cp बराबर डेल्टा H अपॉन dt। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर की बात कर लिया, तो अब बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो जब वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट कर दोगे तो ये बदल जाएगा CV में, एंड CV इज इक्वल टू dq बाई dt। क्या होगा, dq बाई dt के बराबर होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फिर देखो dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम में qv किसके बराबर होता है बताओ, अल्ट्रावायलेट UV। यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा। यहां पर ओहो, यहां पर देखो सिली मिस्टेक मैंने कर दिया, तुम लोग ने भी नहीं बोला है, हमने डेल्टा नीचे डी लिखा हुआ है, ऐसी गलती ना करे जनाब। तो यहां हो जाएगा, ये आपका होगा DH अपॉन dt, और यहां हो जाएगा आपका du अपॉन dt। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसी को, अगर ये बात तो हमारी मान लीजिए ये 1 ग्राम की हो रही है, अगर लेट से यहां पर 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, ठीक है, सबस्टेंस यूज हो रहा हो, तो उस केस में हम सीपी कैसे निकालते हैं? 1 ग्राम के लिए तो हमने निकाल दिया, तो सिंपल सी बात है, एक ग्राम के लिए अगर इतना आ रहा है तो मान लीजिए 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम के लिए m इंटू सीपी हो जाएगा, m इज द मास इंटू सीपी। ये बराबर हो जाएगा आपका dH बाई dt के। m को इधर भेजेंगे तो अगर हमें सीपी निकालना है तो सीपी, अगर हम कभी सीपी निकालते हैं तो सीपी इज इक्वल टू dH बाई dt, और क्या रहेगा इधर 1 अपॉन m। क्लियर हो गया, 1 अपॉन m। इसी तरीके से अगर मोल्स की होता, मोल्स की बात होगी तो यहां मोल से NCP बराबर DH बाई dt, n को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, CP बराबर 1 अपॉन n DH बाई dt। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर मोल दिया होगा तो मोल यहां चलाएगा, मास दिया रहेगा तो मास यहां चलाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये आपका, क्या इन दोनों टर्म में कोई दिक्कत है? जैसे यहां आपने सीपी निकाला है वही सेम केस आप सीवी के लिए भी कर सकते हो। तो अगर मैं सीवी को लिखूं तो सीवी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीवी बराबर 1 अपॉन एच डी बाई डी टी, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एन डी बाई डी टी के। क्या होगा ये बाबू, ये भी आपका सीवी होगा। तो मेरे ख्याल से इस पूरे टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको आप जो है फटाक से झटाक से नोट कर लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर होगी बातें? समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए अगर हम आगे बढ़े बाबू, तो अब बता रहा है कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके, जो किसको अफेक्ट कर रहे हैं, जो अफेक्ट कर रहे हैं आपके हीट कैपेसिटी को। किसको किसको अफेक्ट कर रहे हैं? हीट कैपेसिटी। क्या क्या फैक्टर है बच्चे जो हीट कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है? आइए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। इसको भी फिर से थोड़ा सा डिले कर देते हैं, इसको फिर से भी नीचे कर देते हैं, और यहां पर मैं एक और प्यारी सी बात करना चाहता हूं। देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा जरा, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी का रिलेशन ये दिमाग से उतर जाता है। आइए यहां अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो आप यहां से डीएच को देखिए, आप यहां से चेंज इन इंटरनल इंथैल्पी को, चेंज इन इंथैल्पी को आप लिख सकते हैं सीपी डीटी, लिख सकते हैं ना। वैसे ही आप जो है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी क्या लिख सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, डी बराबर सीवी डी। ध्यान देखिएगा मैं एक मोल के लिए बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक मोल के लिए बात कर रहा हूं, एन मोल के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर एन मोल के लिए करना होगा तो यहां भी एन लगा दीजिएगा और यहां भी एन लगा दीजिएगा। ये एक मोल का केस है, एन मोल के लिए एन टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये पता इंथैल्पी से कि डीएच बराबर डीयू प्लस पी डेल्टा वी पता है हमें, अभी तो देखो पता है हमें। आइए डीएच बाबू, डीएच की जगह क्या होगा, सीपी डीटी बराबर क्या होगा बाबू, सीवी डीटी, और पी डेल्टा वी आइडियल गैस इक्वेशन जरा याद करो मित्रों। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी। क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी होता है। और पता है वॉल्यूम का यहां हुआ है चेंज, वॉल्यूम का चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। पी डेल्टा वी बराबर एक मोल है ना, एक मोल है तो एन का करो यहां से छुटकारा, क्योंकि अब एन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 मोल के लिए है। 1 मोल के लिए एन क्या करेगा वहां आकर के, तो बाबू पीवी बराबर हो जाएगा आरटी के, पी डेल्टा वी बराबर आर टी। क्या, और यहां पर चूंकि यहां पर हम चेंज ले रहे हैं ना, हम चेंज ले रहे हैं तो हम इसको लिख देते हैं आर। अब देखो यार एक बार और ध्यान देना, यहां डी लिया तो यहां डेल्टा मत लो, डेल्टा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां भी अब डीटी ले लेते हैं, स्मॉल चेंज ही लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा आर dt। इस इक्वेशन को यहां अगर पी डेल्टा वी की जगह फिर डेल्टा वी यहां लिया, यहां पर भी dv लिख लो। यहां पर अगर हम p dt कहां से आ गया, p dv की जगह अगर हम r dt यहां पुट करते तो हम इसको लिख सके प्लस r dt, dt जो हर जगह है और फिर कहीं नहीं रहेगा। यहां से dt उड़ा दो, dt उड़ा दो, dt उड़ा दो, dt उड़ा दो, तो यहां से हमें मिलता है cp बराबर cv प्लस r, या फिर कहेंगे cp माइनस cv बराबर r। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि cp में से अगर हम cv को घटाएंगे तो वो हमें r के बराबर मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या बोलते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इंथैल्पी को जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से इंथैल्पी में असर आता है, इंथैल्पी में चेंज होता है। दूसरा है बाबू नेचर ऑफ सबस्टेंस, नेचर ऑफ सबस्टेंस, एंड द थर्ड वन इज या कोई एलोट्रॉप हो या कोई भी और फॉर्म हो, उसके वजह से भी जो है जो हमारे इंथैल्पी है वो क्या होता है,
चेंज होता है। क्लियर हो गई ये बात? आइए तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। हमने यहां पर क्या निकाला है? हमने यहां निकाला है सीबी और सीवी के बारे में। यहीं पर एक और रिलेशन आता है, रिलेशन आता है गामा का। गामा होता है बाबू सीपी माइनस सीवी के बराबर। इस बात को भी दिमाग में अपने बिल्कुल बैठा लीजिएगा। गामा इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी। गामा किसके बराबर होता है? सॉरी, सीपी बाई सीवी के, सीपी बाई सीवी के। नोट कर लीजिए इसको भी जरा। आइए तो अब ये जो गामा है बच्चे, इसका कैलकुलेशन करते हैं एटॉमिसिटी के आधार पर। इसको पहले हटा दिया जाए तो, हाँ, अरे हट जा भाई, ओ मित्र, अरे देखो तो बाबू एटॉमिसिटी की बात करें, सबसे पहले मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनोटॉमिक, डाई एटॉमिक, और ये है तुम्हारा पॉली एटॉमिक। याद करना, एक वैल्यू बता रहा हूं, इसको विषय याद करना। सीवी की वैल्यू एकदम एकदम याद कर लो, एकदम याद कर लो बाबू। पहले तो ये रिलेशन देख लो, सीपी माइनस यानी सीपी बराबर सीवी प्लस आर। यहां सीवी हमने निकला है, तो मोनोटॉमिक के लिए जो सीवी होता है दैट इज 3/2r होता है। क्या होता है बाबू? 3/2r होता है। तो हम सीवी सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी हो जाएगा हमारा 3/2r प्लस आर, और अगर ध्यान से इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5/2r। समझ गए? गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी। सीपी बाई सीवी करोगे 5/2r अपॉन 3/2r। इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 1.66। यानी गामा की जो वैल्यू होती है फॉर मोनोटॉमिक गैस वो कितनी होती है? 1.66। डायटॉमिक के लिए देखो बाबू, जो इसका सीपी है मोनो का, वो डायटॉमिक का सीवी होगा। तो 5/2r, सीपी क्या होगा? 5/2r प्लस आर 7/2r। गामा क्या होगा? 7/2r अपॉन 5/2r। इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा मित्र आपका 1.44 के करीब आता है ना, 1.4 के करीब आता है। 1.4 लिखते हैं इसको, तो सॉल्व करना यार, ठीक है। 1.4 के करीब आता है। अरे एग्जैक्ट 4 तो आ रही है, ठीक तो है, हाँ ठीक, 1.4 करीब आ रहा है। पॉलीएटॉमिक के लिए बाबू जो सीवी होता है ये बराबर होता है आपका 2r के। किसके बराबर होता है बाबू? ये आपका बराबर होता है 2r के। और जो हमारा सीपी होता है दैट इज 2r प्लस आर। तो इसको अगर आप करोगे सॉल्व तो देखो बाबू, ये आपका गामा आएगा 3r अपॉन 2r बराबर 1.5। क्लियर है? लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये आप जो है इसको लिख सकते हो। ठीक है, कोई ओ सॉरी 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 मत लिखना, मत लिखना। 3r 2r गलत है, 3r गलत है। ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कैसे होगा? पॉलीटॉमिक केस में सीवी आता है, सीवी आता है आपका 3r। कितना आता है? 2r नहीं आता बाबू, 3r आता है। और जो सीपी होता है वो आपका 3r प्लस आर यानी कि 4r होता है। बहुत ही बड़ा सिली मिस्टेक हो गया, लेकिन आप लोग इस गलती को ना करना दोबारा। ये भैया 4r अपॉन ये आपका 3r, ये 1.33 होता है। और मुझे ये बात पता थी, फिर भी कैसे मैं इसलिए मिस्टेक कर गया मुझे नहीं पता। देखो बाबू, मोनोटॉमिक के लिए गामा सबसे ज्यादा, उससे कम, और ये सबसे कम। ये क्या है? एटॉमिसिटी, सीवी, सीपी और गामा के बीच का रिलेशन। गामा इज नोन एज मेयर्स रिलेशन, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बाबू। अभी हम वर्क डन निकालने वाले हैं, उसमें गामा का हम बहुत यूज करने वाले हैं। अभी कैसे यूज होगा इस चीज को हम देखेंगे। आओ आओ, तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो खत्म होता है। अगले लेक्चर में आएंगे और हम कुछ ग्राफ्स और वर्क के रिलेटेड बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्ले स्टोर पर जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। बार बार बोलना नहीं चाहता हूं मैं, एक बार में सुनो और कर दो काम। थैंक यू।